Assalamu alaikum and welcome to the second session of today. And the previous session, we talked about the MCQs, the types of MCQs, the strength and weakness of the MCQs, as well as we discussed the NRP of the MCQs. And the end, we discuss general rules used for the construction of the MCQs. In this session, we will talk about the pathology of the MCQs, as well as how we can manage the pathology. So we will discuss in detail the MCQ blueprint, what are the benefits of the blueprint, what are the components of a blueprint, and beside this assessment, beside this construction of the MCQs, for what other purposes we can use the blueprint. Then at the end, we will discuss some classification of the pathology as well, that MCQ जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो जो मुख्तलिफ किस्म की गलती अक्सर हम करते हैं, तो उसकी क्लासिफिकेशन हम किस तरह करते हैं, कंस्ट्रक्ट अंडर रिप्रेजेंटेशन में है या CIV के अंडर आते हैं, तो इसके एग्जांपल्स पर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जितनी भी हमारी पैथोलॉजीज हैं, उस पैथोलॉजीज को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, और फिर बाकी जितनी भी फर्दर क्लासिफिकेशन है, दैट वुड बी अंडर द ट्री, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द CIV और द CU। तो एक ग्रुप ऑफ पैथोलॉजीज है, या वी कैन say that the group of mistakes, the group of flaws which we have during the construction of the MCQ is known as the domain, are also known as the construct irrelevance variance, shortly known as the CIV। अब इसका मतलब ये है कि जब उसके बनाने में कोई मसला इतना नहीं है, लेकिन जब हम MCQ चेक करते हैं या MCQ जो है हमने इस तरह बनाए, इस तरह है कि उसकी रिजल्ट जब आते हैं तो उस रिजल्ट बायस होती हैं, यानी जस्टिफाइड असेसमेंट नहीं होती। जिस तरह अक्सर कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं कि जो MCQ बहुत मुश्किल बनाते हैं, जो स्टूडेंट के लेवल से ऊपर होते हैं, या इस तरह होते हैं कि वो जो पढ़ाया जाता है उनसे थोड़ा सा हट कर होते हैं, तो वहां पे फिर अगर जो रिजल्ट्स आती हैं वो वैलिड नहीं होती, तो उनकी जो स्कोरिंग और रेटिंग की इंटरप्रिटेशन जो होती है, ये वो मीनिंगफुली नहीं होती, बल्कि उसकी उसकी मीनिंग जो है, स्कोरिंग और रेटिंग की जो मीनिंग जो है, ये इंटरफेयर होती हैं बाय दोज वेरिएबल्स। सो ऑल दोज वेरिएबल्स, जैसे अभी ये डिफिकल्टी लेवल जो है, this is one of the variable which will systematically interfere with the meaningfulness of the interpretation of the score। या जो है वहाँ पे बहुत आसान टेस्ट बना लेते हैं, और जिसकी बेस पर तमाम स्टूडेंट जो है अच्छी असेसमेंट, अच्छी स्कोर उसकी आ जाती हैं। तो अब ये इसकी जो इंटरप्रिटेशन होगी, उसको मीनिंग जो है वो उस तरह की बायस्ड मीनिंग आ जाती है कि वी कैन से दैट यस, all the students they are too genius because all of them they have 90% plus score उन्होंने लिया है। तो the problem is not there, the problem is there in the MCQs, not in the that all of them they are super genius। तो इसको कंबाइन तमाम वेरिएबल्स जो है कलेक्टिवली जो है उनको कहा जाता है कंस्ट्रक्ट इररिलेवेंस वेरिएंस, कि जिसमें प्रॉब्लम इज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द MCQ, यानी MCQ जो है वो सही तरीके से कंस्ट्रक्ट नहीं की गई है, जिसकी वजह से जो स्कोरिंग आती है जो वहाँ, वो सही तरीके से हम इसको उसकी इंटरप्रिटेशन जो होगी वो बायस्ड होगी। एक अनदर जो कॉमन पैथोलॉजी होती है, दैट सिंगल नोन एज द कंटेंट अंडर रिप्रेजेंटेशन। ये तब होता है कि जिसमें से एज अ टीचर हम जो है कम कंटेंट दीजिए। सपोज हमने एज एक क्लास में हम इनको सपोज 12 चैप्टर्स पढ़ाए हैं, या वहाँ पे हमने 3 यूनिट्स या 3 जो है मॉड्यूल पढ़ाए हैं, और वहाँ पे सिर्फ हम 1 या 2 से डेटा ले लेते हैं और बाकी को हम स्किप करते हैं, या बाकी कंटेंट से हम कुछ MCQ नहीं देते। तो सपोज वहाँ पे 12 चैप्टर्स है, 12 में से 6 या 7 चैप्टर से MCQs आ जाते हैं, और फिर 60 MCQs है, 60 MCQs ये 7 चैप्टर से कंप्लीट हो जाते हैं, और द रिमेनिंग 5 चैप्टर जो है ये हम स्किप करते हैं। तो ये जो है अगेन ये सही जो है एक नहीं होगा, और इसको फिर हम कहते हैं द कंटेंट अंडर रिप्रेजेंटेशन पैथोलॉजी या द CU पैथोलॉजी। सो इनएडिक्वेट सैंपलिंग ऑफ द कंटेंट। सो हम इनके डिस्कस करेंगे कि वो वेरिएबल्स जो है वो कौन कौन सी वेरिएबल्स है
विच में लीड टू द CIB, और वो कौन कौन से एग्जांपल्स है कि जिसके बेस पर विच में लीड टू द CU पैथोलॉजी। तो सबसे पहले जो है हमने ये डिस्कस किया कि ये तो हमने डिस्कस किया कि कंस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स क्या चीज़ है। दिस इज ये वो तमाम वेरिएबल्स है, वो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स है जो या अनकंट्रोल वेरिएबल्स है जो हमारे आउटकम्स जो है, हमारे असेसमेंट के आउटकम जो वो बाइस्ट करेंगे। और मीनिंगफुलनेस ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ एग्जामिनेशन एडवर्सली अफेक्टेड, ये हमने एक्सप्लेन कर दिया। इस तरह द लेजिटिमेसी ऑफ द डिसीजन मेड अपॉन द रिजल्ट इज अफेक्टेड, and obviously the psychometric properties, specifically the validity, is reduced. अब सोर्सेज क्या है, यानी इफ देयर इज CIV की जो सोर्सेज वो क्या क्या हैं, तो उसमें जो है पुअरली कंस्ट्रक्टेड एग्जामिनेशन क्वेश्चन आते हैं। हाँ, और उसमें से सपोज ये जो प्रीवियसली हमने डिस्कस किया कि कंटेक्स्ट रिच नहीं है, जहाँ पे कंटेक्स्ट रिच होनी चाहिए। हमने जो रूल्स डिस्कस की है, स्पेसिफिकली कवर द ऑप्शन रूल जो है वो अप्लाई नहीं होता, या दूसरा जो जनरल रूल है कि जिसमें से या तो जैसे हमने कहा कि डिफिकल्टी लेवल जो है मॉडरेट डिफिकल्ट भी होनी चाहिए, इजी भी होनी चाहिए, और हाई डिफिकल्ट क्वेश्चन भी होनी चाहिए। तो अगर हमने इस तरह की एक प्लान नहीं बनाया, फ्रेमवर्क नहीं बनाया, तो अगेन दैट विल लीड टू द CIV। सो दिस इज द दैट द poorly constructed examination question may lead to the CIV. सिमिलरली टेस्ट वाइसनेस से मुराद ये है कि अक्सर कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको कुछ ऑप्शन हम इस तरह देते हैं कि उनको पता होता है कि दीज ABC तो है, ये तो इसका बिल्कुल रिलेशनशिप ही नहीं है क्वेश्चन के साथ, ये तो बिल्कुल हो नहीं सकती, मतलब उनको नहीं पता, लेकिन फिर भी वो कैसे कहते हैं कि भाई ये तो हो नहीं सकती, मतलब ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, दे आर नॉट होमोजेनस। या जो है अक्सर उनको MCQ के स्टेम में एक ऐसी क्लू मिल जाती है जिसको उनके जहन में नीचे आंसर जो है उनको मिल जाता है। तो टेस्ट वाइसनेस से मुराद ये है कि स्टूडेंट जो है वहाँ पे अपनी ही जो वाइसनेस यूज कर, अपनी जो कॉग्निटिव स्किल यूज करके वहां से एक आंसर निकाल लेते हैं। सो ये जो है दैट मे लीड टू द CIV गेसिंग, ऑब्वियसली विच वी कांट कंट्रोल। स्टूडेंट अक्सर गेस करते हैं, दे डोंट नो द आंसर बट दे गेस एनी आंसर एंड वो फिर ठीक हो जाता है। आइटम वाइज ऑब्वियसली हम ये डिस्कस आगे करेंगे कि आइटम जो है हमारे अगर 60 आइटम्स है तो हमारी वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होनी चाहिए, मतलब कुछ आइटम्स इस तरह है कि जो किसी एक चैप्टर से मतलब 10 होनी चाहिए, दूसरी 8 होनी चाहिए, तो ये किस बेस पर जो है हम कर रहे हैं, तो आइटम वाइज भी हो सकती है। एंड डिफरेंशिएबल पासिंग स्कोर, ये अक्सर होता है कि सपोज 90% स्कोर जो है दिस इज द पासिंग लिमिट, इससे कम हो गए तो स्टूडेंट्स वो फेल कंसिडर हो गए, तो दिस इज जो है इनजस्टिस, और ये जो है अगेन इट विल लीड टू द CIV। और अब सारे स्टूडेंट्स में से तकरीबन सिर्फ 2 स्टूडेंट्स 90 प्लस है, बाकी सारे 88 78, तो स्टिल 88 इन 78 दिस इज अ गुड स्कोर, बट चूंकि पासिंग स्कोर लेवल जो था ये बहुत हाई था, जिसकी वजह से यहाँ पे जो मीनिंग है अब या इंटरप्रिटेशन है वो बाइस्ड हो चुकी है। टेस्ट इरेगुलरिटीज, वहाँ पे जो एग्जामिनर्स जो ड्यूटी, हम एज सपोज वी आर दियर एज एग्जामिनर, और वहाँ पर उनकी जो चीटिंग है वो हम जो है रोक नहीं पाते, तो ऑब्वियसली जब उनकी असेसमेंट आती है तो बायस्ड होगी, वो सही जो है जस्टिफाइड जो है असेसमेंट नहीं होगी। तो दीज आर द सम ऑफ द वेरिएबल्स व्हिच मे लीड टू द CIV। सिमिलरली कंस्ट्रक्ट अंडर रिप्रेजेंटेशन, यानी उसमें हमने डिस्कस किया कि उसमें से हर एक को उसकी वेटेज के मुताबिक MCQ नहीं आती है, बल्कि कुछ पार्ट ऑफ द करिकुलम जो है वो कंटेंट उसका शामिल होता है, और कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जो कंप्लीटली दे आर नॉट इंक्लूडेड, वो स्किप हो जाते हैं। तो सम ऑफ द एग्जांपल्स की ट्रिवियल कंटेंट, कि जब हम बहुत ज्यादा कंटेंट देते हैं एक सिंगल जगह से, एक सिंगल थीम से, एक सिंगल चैप्टर से, और वहां पे कुछ नॉन इम्पोर्टेंट MCQs भी हम ऐड कर लेते हैं, तो उसकी वजह से उसकी तादाद जो है बढ़ जाती है। तो अगर हम वहां पे जो रिक्वायर्ड या टॉस के मुताबिक है, जो हमारे ब्लू प्रिंट है, MCQ ब्लू प्रिंट, उसके मुताबिक अगर हम उसके MCQs दे दें, यानी बाज ऐसी टॉपिक होते हैं जिसके डायग्नोसिस इम्पोर्टेंट होती हैं, बाज के ट्रीटमेंट से हम, यानी पहले से ये फ्रेमवर्क बना होता है। तो ट्रिवियल कंटेंट यानी जो नॉन इम्पोर्टेंट या अनइम्पोर्टेंट कंटेंट जो है
उसकी वजह से GPA जो है CU पे तरजीह हो सकती है। रोट मेमोराइजेशन, वहाँ पे अगेन दिस इज अनएविटेबल, और इस कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो दे आर अनकंट्रोल्ड, और वो दे आर नॉट ओनली अनकंट्रोल्ड, दे आर आल्सो एक्सट्रीमिस्ट एज वेल। तो इनमें से एक रोट मेमोराइजेशन भी है। फ्यू एग्जामिनेशन आइटम्स, सपोज हम वहाँ पे 10 चैप्टर्स और MCQs जो है हम वहाँ पे ले रहे हैं, एक असेसमेंट ले रहे हैं, दैट इज जस्ट 30 or 20 MCQs। सो ऑब्वियसली अब 10 चैप्टर्स में से 20 and 30 जो है वो 3 4 5 चैप्टर से कंप्लीट हो जाते हैं, एंड द रिमेनिंग जो है वो अब उनको शेयर उसमें शामिल नहीं होता। तो दैट्स व्हाई द नंबर ऑफ एग्जामिनेशन क्वेश्चन जो है दैट शुड बी इनफ कि उसमें से हर एक थीम से, हर एक मॉड्यूल से कुछ ना कुछ उसका पोर्शन आ जाए। माल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइटम, ये जैसे इज वी डिस्कस इन द प्रीवियस स्लाइड, कि इसमें ये होता है कि हर एक जो थीम होता है या जो हर एक वहाँ पे सब थीम होता है उसको हम इक्वल, और उसकी जो लेक्चर्स जो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर टीचिंग आवर्स के बेस पर हम नहीं देते, बल्कि उसको वैसी नंबर ऑफ अलॉट कर जाते हैं, तो जिसकी वजह से माल डिस्ट्रीब्यूशन आएगी। अब एक टॉपिक है जिसको हम सपोज 10 टीचिंग आवर्स है उसके, तो ऑब्वियसली उसकी MCQs उस टॉपिक से ज्यादा होंगे जिनके सिर्फ 2 टीचिंग आवर है। अब अगर हम जो है दोनों को इक्वल दे दे, तो एक लेक्चर जो हम सिर्फ 2 घंटों में पढ़ा सकते हैं, एक दूसरा टॉपिक है जो हम 10 घंटों में पढ़ा रहे हैं, सो ऑब्वियसली दोनों की जो नंबर ऑफ MCQs है ये इक्वल नहीं हो सकते। तो अगर हम दोनों को सपोज इक्वल दे देते हैं, सो दैट विल बी कॉल्ड एज अ माल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइटम। एंड टीचिंग टू द टेस्ट, समटाइम इस तरह होता है कि हम एक टीचर्स की एक आइडेंटिटी होती है कि ये इस तरह के MCQs देते हैं, उसका मैनेजमेंट होता है। तो ये वो टीचिंग जब वो करता है तो उसके जहन में पहले से ये है कि मैं क्या एग्जामिनेशन में दूंगा, तो जो टेस्ट में आता है सिर्फ उसी को टीच करता है, या बाकी जो है उस पर इतना एम्फेसिस इनका नहीं है। तो अगेन जो है इससे क्या होगा कि जो इक्वल एंड यूनिफॉर्म जो कंटेंट है वो नहीं आएगा, बल्कि वहां पे जो है सिर्फ दैट स्पेसिफिक कंटेंट जो उसने टीच किया है दैट विल बी द पार्ट ऑफ द एग्जाम। तो टीचिंग टू टेस्ट जो है ये भी एक वन ऑफ दोस वेरिएबल व्हिच मे लीड टू द CU। अब इन तमाम को कुछ हद तक जो है कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती, दे आर इनएविटेबल। जैसे अगर हम रोड मेमोराइजेशन देखें, या प्रीवियसली हमने भी डिस्कस की थी जब हम वीकनेस डिस्कस कर रहे थे, तो कुछ ऐसे होते हैं जिसको हम ओवरकम कर सकते हैं, जिसको हम मैनेज कर सकते हैं, एंड इन तमाम का एक ही हल है, और दैट इज जो है द ब्लूप्रिंट, MCQ ब्लूप्रिंट जो है ये हम जो है बना लेंगे। अब मिसाल के तौर पर एक सिनेरियो है कि हम सपोज 3 टीचर्स हैं और एक एक सब्जेक्ट इम्यूनोलॉजी पढ़ा रहे हैं। अब एग्जामिनेशन कोर्स जो है उनका खत्म हो गया है, नेक्स्ट पेपर आने वाला है। अब क्वेश्चन ये इराइज होता है कि 3 टीचर्स है, एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो हर एक टीचर्स जो है सपोज टोटल MCQs 100 MCQs हैं, तो तीनों टीचर्स में से कितने MCQs जो हैं ये एक टीचर देगा। तो इस ये एक डिसीजन इस तरह होता है कि यहाँ पर भी जो है हमसे जो कंटेंट अंडर रिप्रेजेंटेशन हो जाती है, कि सपोज वहाँ पे 2 टीचर्स ऐसे होते हैं जो सपोज वो आधे सपोज 40 40 MCQs दे रहे थे, एंड द वन टीचर्स गिव 20, हालांकि उस टीचर की टीचिंग और इक्वल होती है, उससे ज्यादा होते हैं। तो ये जो है इस तरह के सीनियर्स में फिर जो है थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। उसका एक ही हल है कि वी शुड हैव अ ब्लूप्रिंट। अगर हमारे पास MCQ ब्लूप्रिंट है, तो फिर इस जो है हमारे ये मसला हल हो सकता है कि कितने कौन से टीचर्स के कितने MCQs आएंगे, कौन से कंटेंट, कौन से थीम, कौन से चैप्टर, कौन से यूनिट के कितने MCQs आएंगे। क्योंकि वहां पर पहले से जो है हम एक फ्रेमवर्क हमने बनाया होता है, उस फ्रेमवर्क में ऑन द बेसिस ऑफ द ILO जो हमारे जो इंस्ट्रक्शन लर्निंग आउटकम है, या हमारे जो आउट ऑब्जेक्टिव्स है, उनके बेस पर जो है हमने MCQs जो है बनाएंगे। तो ये जो है ब्लूप्रिंट जो है ये अगर हमारे पास है, तो ये बहुत सारी मिस्टेक जो हमारे यहाँ पे या डिफिकल्टीज है, हमारी ये जो प्रॉब्लम्स है ये और हल कर सकते हैं। अब ब्लूप्रिंट जो हमारे उसके हैं MCQ के हैं, तो इसकी क्या फायदे है। सबसे पहले तो ये है
कि टेस्ट ब्लूप्रिंट ये सिर्फ एमसीक्यू के लिए हम नहीं बना सकते, बल्कि ये जो है हम एसएक्यूज के लिए भी बना सकते हैं, शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन की बना सकते हैं, कंबाइन भी बना सकते हैं। और इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि ये न सिर्फ ये कि एक टीचर के लिए उसके टेस्ट बनाने में हेल्प करते हैं, बल्कि ये एज अ गाइड, एज अ टीचिंग स्टडी गाइड जो है ये भी स्टूडेंट के लिए हेल्प करता है। तो दैट्स वाई जब भी हम एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो उस सब्जेक्ट में कंस्ट्रक्शन ऑफ दैट टेस्ट ब्लूप्रिंट, या एक और इम्पोर्टेंट टर्म है जिसको हम टास्क कहते हैं, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। तो ये भी इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह किसी सेशन में डिस्कस करेंगे कि विद एग्जांपल के टास्क हम किस तरह बनाते हैं। एक और जो एक्टिविटी है जिसको हम कहते हैं स्टडी गाइड, तो ये भी एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो स्टडी गाइड बना ले। अब टॉस जो है दिस इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ द स्टडी गाइड, यानी स्टडी गाइड के अंदर जो है टॉस शामिल होता है। तो हम इंशाल्लाह इस पर कभी सेशन लेंगे कि टेबल स्पेसिफिकेशन किस तरह बनाएंगे, टेबल स्पेसिफिकेशन के क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेज है, हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए टेबल स्पेसिफिकेशन, टास्क किस तरह बनाएंगे। और टास्क का फिर जो है ब्लूप्रिंट जो है दिस इज द पार्ट ऑफ द टास्क, टास्क के अंदर जो है या टास्क की बेस पर जो है हम टेस्ट ब्लूप्रिंट फिर बनाते हैं। तो स्टडी गाइड जैसा जो सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं उस सब्जेक्ट के लिए वी शुड हैव द स्टडी गाइड, वी शुड हैव द टास्क, वी शुड हैव द टेस्ट ब्लूप्रिंट। ये तमाम हमारे पास अगर होंगे तो हम जो है पे उसकी ये जितनी भी अभी हमने सोर्सेज और एग्जांपल्स डिस्कस की जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एमसीक्यू, तो ये बहुत सारे जो ओवरकम हो सकते हैं। तो अगर हमारे पास ब्लूप्रिंट ऑफ द टेस्ट मौजूद है तो ये तो हमें ये इंश्योर करेगा कि ये असेसमेंट इसकी करेगा कि हमने जो ऑब्जेक्टिव जो हमने पढ़ाए हैं वो तमाम के तमाम जो है कितनी उसमें से कवर हो चुके हैं और कितनी जो है ये स्टिल दे हैव टू बी इंक्लूडेड। सिमिलरली जो है जो हमारा टिस ब्लूप्रिंट है ये इसमें टास्क नजर आनी चाहिए, यानी वहां पे जो कोर्स की गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है ये नजर आनी चाहिए। सो वी कैन से दैट ब्लूप्रिंट जो है बेसिकली दिस इज अ टेबुलेटेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द कंटेंट व्हिच वी हैव टॉट टू द स्टूडेंट। तो इसमें एक टेबुलेटेड रिप्रेजेंटेशन जरूर होनी चाहिए, जिसे अभी हम डिस्कस करेंगे कि एक टेबल हम यहाँ पे this is one of the table की जो stipulated summary of all the that test blueprint। तो एक तो ये होगा कि इसमें जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं इसकी एक रिफ्लेक्शन इसमें होगी। सिमिलरली इसमें जो वहां पर हम असेस करेंगे तो विच टाइप ऑफ या विच मेथड ऑफ असेसमेंट विल बी यूज्ड, तो सामने उसमें टास्क में ये मेंशन होता है कि यहाँ पर एमसीक्यूज यूज होंगे, यहाँ पे ट्रू फॉल्स यूज होंगे, यहाँ पे शॉर्ट इसे क्वेश्चन होंगे, लॉन्ग इसे क्वेश्चन होंगी, आस्क भी होगी, आस्क की होगी, डॉप्स होंगी, यानी क्या हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये पहले से जो है स्टूडेंट्स के लिए भी एक गाइडेंस होती है और टीचर के लिए भी गाइडेंस होती है कि इस कंटेंट को हम किस तरह असेस करेंगे, तो ये पहले उसमें लिखा होता है। और इस सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका बेनिफिट है कि ये इससे जो अंडर रिप्रेजेंटिंग है या ओवर रिप्रेजेंटिंग है ये अवॉइड हो जाती है इफ वी हैव द टेस्ट ब्लूप्रिंट। लेकिन इन तमाम के अलावा जो है इसकी कुछ एडिशनल फायदे भी है, मकासद भी हैं। मिसाल के तौर पर ये स्टूडेंट्स को बता देता है कि कौन से टॉपिक की वैल्यू ज्यादा है, कौन सी थीम्स से एमसीक्यू ज्यादा आएंगे, कौन सी थीम्स के कौन सी कंपोनेंट से, यानी सपोज देयर इज ए कंडीशन, सपोज एक्यूट रीनल डिजीज है, तो एक्यूट रीनल डिजीज में इसके डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है, इसके ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है, इसके साइन एंड सिम्टम्स इंपॉर्टेंट है, इसके लैब टेस्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसकी कॉम्प्लिकेशन इंपॉर्टेंट है, इसके यानी वहां पे ज्यादा एमसीक्यूज कहाँ से आएंगे और कितने एमसीक्यूज आएंगे, तो ये स्टूडेंट्स को पहले से पता होता है। सो दे विल प्रिपेयर द टॉपिक रिगार्डिंग टू दैट। सो उसके लिए जो है एक स्टडी गाइड के तौर पर ये काम कर सकता है। इसी तरह जो है ये उनके लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसके बेस पर वो अपनी लर्निंग जो है करेंगे। सो ये जो ब्लूप्रिंट है या ये जो स्टडी गाइड है ये स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट शुरू होने से पहले जो है प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि उनको पता होगा कि इस पूरी सेमेस्टर में, इस पूरी एक साल में इस टीचर के साथ हम क्या पढ़ेंगे, उसमें हमारे कंटेंट क्या क्या होंगे, उसमें से हमारे एमसीक्यूज होंगे, एसीक्यूज होंगे, शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन होंगे,
किस किस टॉपिक के ECQs होंगे, किस किस के लॉन्ग केसेस होंगे, किस टॉपिक के MCQs होंगे। तो ये तमाम फ्रेमवर्क है, तमाम जो प्लान है, स्टूडेंट पहले से उनको दिया जाता है, फिर उसी के मुताबिक जो है वो अपनी स्टडीज जो है इस प्लान करेगा। तो इस इससे ये होगा कि हर साल जो है जब हम एग्जाम लेते हैं तो ये कंटेंट जब इसके मुताबिक हम पढ़ाते हैं, फिर स्टूडेंट इसके मुताबिक करेंगे, तो ऑब्वियसली वहां पर कवरेज जो होगा, जो अब द कंटेंट, देयर विल बी रिलायबिलिटी उसमें होगी, कंसिस्टेंसी होगी। इसी तरह जो है कोर्स एक्सपेक्टेशन, जो स्टेक होल्डर्स है, सपोज द कोऑर्डिनेटर्स हैं, या जो ट्रेनिंग्स है, या जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके साथ भी जो एक कम्युनिकेशन के तौर पर करते कि भाई क्या क्या हम पढ़ाएंगे, क्या क्या पढ़ाएंगे, और क्या क्या जो है हम असिस्ट करेंगे। तो ये एक जो है वे ऑफ कम्युनिकेशन जो है हो सकती है बिटवीन द टीचर एंड द स्टेक होल्डर्स। तो बहुत सारी चीजें जो है इसमें मतलब होगी, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, समराइज करेंगे कि जो की कंपोनेंट जो है एक ब्लूप्रिंट में वो क्या क्या होंगी। उसमें कंटेंट फ्रेमवर्क होगा, टेस्टिंग टाइम होगा, इन द कंटेंट वेटिंग होगा, यानी नंबर ऑफ आइटम पर कंटेंट एरिया भी होंगे। जब हम स्टडी गाइड इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे तो स्टडी गाइड में फिर ये सारी चीजें होंगी कि वहाँ पे आपके एग्जामिनेशन मिड टर्म पे कितने MCQs होंगे, कितनी शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन होंगी, यानी किस फॉर्मेट का आपका मिड टर्म होगा, फाइनल टर्म में कितने MCQs होंगे, और उसमें फिर हर एक MCQs की वेटेज कितने होंगे, मार्क्स कितने होंगे, पासिंग स्कोर क्या होगा। तो ये तमाम चीजें जो है एक स्टडी गाइड में शामिल होती हैं। तो इसके अलावा कंटेंट फ्रेमवर्क जो है ये ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये वही कंटेंट है जो हम उनको क्लास में पढ़ाएंगे। तो अगर हम उसको पहले से इस तरह एक फ्रेमवर्क की सूरत में स्टूडेंट्स को दी जाती हैं, तो दिन हमने इस बात को इंश्योर करना है कि जो फ्रेमवर्क हमने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किए हैं, हम भी उस ही के मुताबिक चलेंगे। क्योंकि अगर जो टास्क है या जो वहाँ पे स्टडी गाइड है, अगर हम उसके मुताबिक नहीं चल रहे हैं, तो फिर तो ये जो कंटेंट फ्रेमवर्क है ये यूजलेस हो गया। ऑब्वियसली फिर हम क्वेश्चन उसी से बनाएंगे जो हमने पढ़ाया होगा। सो देयरफॉर वी शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू द framework, we should be restricted to that study guide which has been provided to the students. और इसमें जो है जब हम उसकी स्टडी गाइड बना लेते हैं, तो स्टडी गाइड में या जो इनकी टॉस उनकी डिटेल उसमें क्या क्या होनी चाहिए, उनकी जो टेक्स्ट बुक टेबल ऑफ कंटेंट्स की क्या क्या चैप्टर्स इसमें शामिल होंगे, लेक्चर टॉपिक क्या क्या होंगे, मतलब हर एक चैप्टर में फिर टॉपिक क्या क्या होंगे। उसके बाद प्रेजेंटेशन स्लाइड जो है इनको मतलब एक प्रिंट आउट में, हार्ड में, या जो है उनको इस तरह मास्टर जो इनकी कापी है उनको दी जा सकती हैं। पेशेंट केसेस उसमें मुख्तलिफ जस्ट फॉर द डिस्कशन ये उनको पहले से प्रोवाइड की जाए। डाइवर्सिटी देम लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट क्या क्या इसमें शामिल होंगी इस टीम में या इस कंटेंट्स कुरिकुलम में, इस सेमेस्टर की प्रैक्टिस एनालिसिस एंड देन द बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स। तो इस सब के बेस पर जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, दिस इज द वेटेज ऑफ द MCQ, जिसको जो अभी हमारे इस टॉपिक के साथ रिलेटेड है। बाकी तो इंशाल्लाह हम जब टॉस डिस्कस करेंगे और स्टडी गाइड डिस्कस करेंगे तो उसमें हम फिर की कंपोनेंट्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारा जो मैनेजमेंट थेरेपी है, दैट इज द ब्लूप्रिंट का, दैट इज द वेटेज, कि हम अगर वेटेज जो है पहले से स्टूडेंट्स को बता दें, और वेटेज जो है इफ इट इज प्रॉपरली जस्टिफाइड, यानी किस तरह हमने ये वेटेज बनाई है, अगर ये इट इज जस्टिफाइड, तो दिन जो है अंडर कंस्ट्रक्शन वाली बात जो है ये कुछ हद तक जो है हम ओवरकम कर सकते हैं। सो इसमें जो है कि जब हम वेट एक टॉपिक, हर एक टॉपिक को उसका वेट दे दे, तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है ये हमें हेल्प करेंगे कि हम किस तरह इस टॉपिक को वेट दे दे। यानी अगर हम एक टॉपिक को 3 MCQs देंगे, इसको 7 देंगे, तो किस बेस पर देंगे, तो ये नीचे क्वेश्चन जो है इनके आंसर जो है हमें हेल्प करेंगे टू डिसाइड दैट हाउ मेनी आइटम्स ए सिंगल टॉपिक शुड हैव। सो पहला इस जहन में ये है कि हाउ मच ऑफ योर लेक्चर टाइम डू यू स्पेंड टीचिंग दिस टॉपिक इन योर कोर्स, हाउ मच टाइम our examiner is expected to spend studying each topic area independently, how much of the course textbook or lab time is devoted to this topic, how much of this topic will your student need to know as they move through their training, and what other topics should get about the same amount of test time as this topic.
ये क्वेश्चन जो इसका आंसर हमें कहाँ पे मिलेगा? ऑब्वियसली इनका आंसर हमें जो है स्टडी गाइड में मिलेगा, हमें टॉस पे मिलेगा। तो अगर हमारे पास स्टडी गाइड नहीं है, हमारे पास टॉस नहीं है, तो ऑब्वियसली हम इसका आंसर जो है इसको नहीं दे सकते, और फिर हमारा जो है वही जो कवरिंग है इसमें हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किलात होंगी कि किस तरह हम एक टॉपिक को उसकी जस्टिफाइड वेटेज उसको दे दें। तो ये एक टेबुलेटेड समराइजेशन है। अब एक ब्लूप्रिंट एक पूरी स्टडी गाइड में एक टेबुलेटेड फॉर्म में की है कि यहाँ पे कुछ मुख्तलिफ थीम्स हैं फिजियोलॉजी की, जिसमें से यहाँ पे रिस्पिरेटरी सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, ब्लड है, नर्वस सिस्टम है, और हर एक के साथ जो है कुछ नंबर ऑफ डेज दी गई हैं कि इन हाउ मेनी डेज जो है दिस टॉपिक विल बी कवर्ड। और हर एक टॉपिक की बेस पर मतलब वन डे जो है दैट इज सपोज इक्वल टू 3 और 4 MCQ। तो इसी की बेस पर हम नंबर ऑफ क्वेश्चन लेंगे। सपोज हम सेल स्ट्रक्चर एंड जेनेटिक कंट्रोल वी विल कवर एज अ टीचर दिस टॉपिक इन 3 days। So each day, suppose it is if it is equal to 3 or 4 MCQ, so then the number of question will be 12। सपोज यहाँ पे इफ वी हैव द सिटीज मेटाबॉलिज्म, सो और हमने यहाँ पे फिर टोटल जो है इसको एक्सीड नहीं करना, यानी हमारे टोटल एमसीक्यूज एंड में होंगे सपोज 100 एमसीक्यूज है, तो हम यहाँ पे फिर 1 2 फिर जो है वो ट्रिम कर सकते हैं। 1 2 दैट नॉट अ बिग डील, लेकिन फिर भी जो है एक जस्टिफाइड होनी चाहिए कि हमने अगर किसी को 12 आइटम कि 12 क्वेश्चन एक टॉपिक को दिए हैं तो किस बेस पर दिए हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली सबसे पहले ये कि हाउ मेनी डेज जो है या हाउ मेनी लेक्चर्स जो है वी विल हैव टू टीच दिस टॉपिक। तो इसके बेस पर जो है जैसे मिसाल के तौर पर मसल फिजियोलॉजी दे विल टेक 4 days या 4 lecture, so the total number of MCQs it will have 16। Similarly, if respiratory physiology 2 days suppose it will take, so the total number of MCQs will be add। This is just suppose क्या हुआ एक tabulated form में। अच्छा, एक होता है ब्लूप्रिंट मैट्रिक्स। ब्लूप्रिंट मैट्रिक्स उसको कहते हैं कि जिसमें से हम एक सिंगल फ्रेमवर्क नहीं होता, बल्कि वहां पर हम मल्टीपल फ्रेमवर्क को कंबाइन करते हैं कि जिसमें से बच्चों को या स्टूडेंट्स को जो है और भी जो है फैसिलिटेशन मिले। सपोज यहाँ पे एक वी हैव कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और उसकी 4 लेक्चर है, तो यहाँ पे दिस इज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, फिर हमारे क्या क्या टॉपिक्स होंगी इसमें से मैनेजमेंट। सपोज यहाँ पे न्यूप्लाज्म है, तो न्यूप्लाज्म की हेल्थ मेंटेनेंस एंड हेल्थ के बारे में दिया रहा 2 MCQ। diagnosis of the neoplasm in the cardiovascular content there will be 2 MCQ, and the management of this neoplasm will be 1। Similarly यहाँ पे अगर हम देखें कुछ ischemic heart disease, तो यहाँ पे सिंपल डायग्नोसिस की 2 MCQs एंड 1 मैनेजमेंट की हैं। तो हर एक की फिर उसकी डायग्नोसिस में, उसके एग्जामिनेशन में, उसके मैनेजमेंट में, कॉम्प्लिकेशंस में कितने कितने एमसीक्यूज है उसमें शामिल होंगी। सो दिस इज एक टेम्पलेट है कि हम ऑब्जेक्टिव 1 करेंगे और इसको फिर देखेंगे। दीज आर द इफ वी रिकॉल दीज आर द सब डोमेन ऑफ द cognitive domain। This is the remembering or the recall, this is the understanding, application, analyzing and the synthesis or the creating। तो ऑब्जेक्टिव 1 जो है सपोज वी हैव ऑब्जेक्टिव 1, और इसका हम जो है एप्लीकेशन से देंगे, रिमेम्बर से देंगे, क्रिएट से देंगे। तो यहाँ पर हमारे अगर सिर्फ एक कॉलम में सारे आंसर आ रहे हैं, अगर हम सिर्फ एक कॉलम को फिल करेंगे तो यहाँ पर या तो हमारा टेस्ट बहुत इजी होगा, और अगर हमारे ये लास्ट कॉलम सिर्फ फिल है, देयर इज नो फिलिंग ऑफ दिस कॉलम, तो माइट भी हमारा टेस्ट जो ये हाई लेवल का होगा और मुश्किल होगा। तो ये अगर हमारे यहाँ पे रैंडमली ये फिल है और हर एक ऑब्जेक्टिव को वहां पे जो है उसके एमसीक्यू सपोज ऑब्जेक्टिव 1 से हम 2 दे रहे हैं, यहाँ से 3 दे रहे हैं, तो ये इट शुड बी जस्टिफाइड। ये एक एग्जांपल है कि यहाँ पे सपोज ऑब्जेक्टिव 1 में से टोटल एमसीक्यू जो एमसीक्यूज परसेंटेज है 100, और इन टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज 60 हैं। तो यहाँ पे नॉलेज की 14 क्वेश्चन है, कंप्रहेंशन की 15 क्वेश्चन है, एंड 31 आर द एप्लीकेशन एनालिसिस क्वेश्चन। तो ये यहाँ पे देखें, these are the easy question, these will be the moderate difficult and these will be the high difficult। तो इस तरह की अगर हमारे कुछ यहाँ सबको रिप्रेजेंटेशन दी गई है, सो देयर विल बी अ बैलेंस टेस्ट हमारा होगा। सही। सो अवॉइड कंटेंट अंडर रिप्रेजेंटेशन कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो कुरिकुलम हमने उसका हर एक को कुछ ना कुछ पोर्शन जो है उसका शामिल हो जाए।
This is another example taken from a renal course blueprint, जिसमें से मुख्तलिफ टॉपिक के हाइपरमेट्रीनिमिया है, हाइपो ओके सही है। तो ये पेरासिटोजल क्लोसिस है, हाइपरकालीमिया है, हाइपरनेट्रीमिया है, एक्यूट रीनल डिजीज है, क्रोनिक रीनल डिजीज है। तो ये मुख्तलिफ डिजीजेस जो हैं हो सकती हैं, और फिर हर एक की फिर यहाँ पे मुख्तलिफ उसकी डायग्नोसिस की कितने होंगे, इन्वेस्टिगेशन की कितने एमसीक्यूज होंगे, ट्रीटमेंट की होंगी, एंड बेसिक साइंस से होंगी। तो यहाँ पर हर एक के सामने या 1 लिखा है या 0 लिखा है, तो ये देखिए यहाँ पर 2 एमसीक्यू है, तो नंबर ऑफ आइटम इज 1.5। तो ये हम 1 भी कर सकते हैं, हम 2 भी कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे देखिए 2.25 है, तो ये हम 2 भी कर सकते हैं, हम 3 भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी है 1 डायग्नोसिस के बारे में होगा। तो इस तरह की अगर टेबुलेटेड फॉर्म में या इस तरह का डिटेल स्टूडेंट्स को दिया जाता है, तो वो फिर हर एक डिजीज के जो है, सपोज इफ दिस इज द डिसयूरिया के जो क्वेश्चंस होंगे, दैट विल बी ओनली 2 क्वेश्चंस सपोज, और वो क्वेश्चन उनके डायग्नोसिस में, तो स्टूडेंट्स विल जस्ट study about how the dysuria is being diagnosed. Yeah, what is the treatment of the dysuria? There is no question required for the investigation of this. तो ये स्टूडेंट्स जो है इसके लिए एक फ्रेमवर्क काम करेगा, और एमसीक्यूज इसी की बेस पर होंगे। दिस इज अगेन एक टेम्पलेट है कि जिसमें से नॉलेज यानी इजी होंगे, मॉडरेट होंगे, और यहाँ पे देखे 25-30। बेशक हम यहाँ पे डिफिकल्टी जो है थोड़ा सा अगर हाई रखे तो इसमें कोई इशू नहीं है, बट एटलीस्ट दोनों को जो है डिफिकल्टी के अलावा जो मॉडरेट डिफिकल्टी से इजी क्वेश्चन है, उनको भी जो है थोड़ा बहुत रिप्रेजेंटेशन उसकी होनी चाहिए। So this is the blueprint which contain a number of different types of assessment, including the long essay, short answer, and MCQ. और यहाँ पे different topics हैं। हर एक टॉपिक के सामने लिखा है कि सपोज इफ देयर इज हेमेटोलॉजी, तो हेमेटोलॉजी से यहाँ पे एक लॉन्ग इससे क्वेश्चन होगा, 4 एमसीक्यू होंगे, और हर एक के कितने एमसीक्यू के 1 मार्क होगा, शॉर्ट आंसर की 3 मार्क्स होंगी, शॉर्ट इससे के 5, और लॉन्ग। तो यहाँ पे टोटल 4 लॉन्ग इसी होंगी। एक यहाँ पे रिपेयर से टाइप इंफॉर्मेशन रिपेयर से होगा, एक हेमेटोलॉजी से होगा, और यहाँ पे टोटल नंबर जो है ये 2 होंगे। इसी तरह टोटल शॉर्ट इस क्वेश्चन 8 होंगे, टोटल शॉर्ट आंसर जो है 5 होंगे, और 25 जो ये एमसीक्यूज होंगे, और टोटल मार्क्स जो है ये इसके 100 होंगे। तो ये इस तरह की अगर हम स्टूडेंट्स को दी जाते हैं, तो इससे कंटेंट अंडर रिप्रेजेंटेशन से भी हम बच सकते हैं, और स्टूडेंट्स के लिए उनकी स्टडी में भी फैसिलिटेशन दे सकते हैं, और इसमें सैम्पलिंग जो है, एडिक्वेट सैम्पलिंग जो है, वो भी हम हासिल कर सकते हैं। So these are the common flaws. Yeah, we can say that the common mistakes which we have during the construction of the MCQs. इंशाल्लाह ये हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, बल्कि नेक्स्ट सेशन जो है आपको ये रिकॉर्डेड फॉर्म में हम भेज देंगे। आज के लिए जो है ये 2 सेशंस काफ़ी थी। कल जो है मैं आपको रिकॉर्डिंग फॉर्म में इंशाल्लाह शेयर कर लूँगा। So that was all about. If you have any question or any discussion, तो हम डिस्कस कर सकते हैं इंशाल्लाह। असाइनमेंट्स में भी इससे हम देंगे एट द एंड ऑफ द कोर्स, कि जहाँ से हम आपसे आप अपने अपने पसंद की जो है अपने सब्जेक्ट से आपके इंटरेस्ट में से 5 या 10 एमसीक्यूज आप सब लोगों ने बना के देने हैं, जिसमें से आप लोगों ने कोई भी जो है उसमें इजी भी होंगी, इसमें डिफिकल्ट भी होंगे, लेवल ऑफ डिफिकल्टी शो करना होगा। और फिर इसमें से हम ये जब डिस्कस करेंगे कि कॉमन मिस्टेक्स विच वी हैव ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन एमसीक्यू, तो कुछ ऐसे एमसीक्यूज भी आप लोगों ने देने हैं, तमाम असाइनमेंट सबमिट करने हैं, कि जिसमें से एमसीक्यूज जो है गलती होंगी उसमें, और यू हैव टू आइडेंटिफाई द मिस्टेक इन दैट एमसीक्यू एंड हाउ वी कैन करेक्ट दैट। तो ये जो है इंशाल्लाह हम आपसे फिर एट द एंड शेयर करेंगे। If you have any question or any, you can ask. We can discuss. Otherwise, we are going to end up this session.